नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका धाकड़ कंसेप्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम बात कल जो कर रहे थे भारत के भूगोल की कर रहे थे और भारत के भूगोल में हमने पहला टॉपिक लिया था स्थिति और विस्तार। आज हम उसका कोई एक रिमेनिंग पार्ट बच गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ में है, किस प्रकार की सीमा रेखा की लंबाई किसके साथ कितनी है। इससे बहुधा कई सारे प्रश्न आते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है, अथवा ये भी पूछा जाता है किस राज्य की लगती है अथवा किस राज्य की नहीं लगती। इन सभी तथ्यों को भली भांति आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। हम अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो किन किन देशों के साथ बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसकी लेंथ कितनी है, हाईएस्ट और लोवेस्ट लेंथ किस किस स्टेट की है, इन सभी तथ्यों को पढ़ना है। तो पहला अपना जो सब्जेक्ट आ रहा है, अगर हम यहाँ से वेस्ट साइड से स्टार्ट करें तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ आपको दिखाई दे रही है। पहला नंबर पाकिस्तान। ओके, तो सबसे पहला जो हमें देश है, वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट करें, अगर क्लॉकवाइज स्टार्ट करें तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा रेखा की लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। ओके, और दूसरा जो देश है वो है चीन। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। ठीक है, अगला देश है चीन। हाल ही में काफी विवादित पक्ष इसके साथ चल रहा है, अपन बात करेंगे कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरिया है। चीन के साथ में भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल इसके बाद बीच में आ जाता है। हालांकि चीन की बॉर्डर दो पार्ट में, बीच में भूटान और नेपाल की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हमारे साथ लगती है। तो हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के साथ भारत की जो कुल सीमा रेखा की लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है। देन अगेन हम उससे आगे क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो आता है भूटान। भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 699 किलोमीटर है। ओके, देन आता है म्यांमार, नंबर 6 म्यांमार। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। और अगला जो पार्ट है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है। पॉइंट समथिंग है, इसको 97 लिखा हुआ है। अब यहां पर पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसमें सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ भारत साझा करता है। तो यहां पर इसमें उत्तर आपके सामने होगा बांग्लादेश। आप देख पा रहे होंगे, या देखिए अगर अपन इन जनरल कभी मैप देखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्योंकि चाइना का जो एरिया दिखाई देता है वो वाइड दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश जो है उसकी सीमा 3 ओर से पूरी तरह से घिरी हुई है। इसलिए बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत के साथ सर्वाधिक लगती है। इस विषय को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल लगातार आता रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश 4096 के साथ पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो किसके साथ में, चीन के साथ में नंबर 2 पर है और थर्ड नंबर पर जो है वो पाकिस्तान है। तो इन 3 देशों को क्रम से हम ध्यान में रख सकते हैं। कई बार अभी आजकल प्रश्नों का पैटर्न ऐसा रहा है कि आरोही अथवा अवरोही क्रम में सीमा जो है विस्तार पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जो हम पहले ही बात कर चुके थे जलीय सीमा की। जलीय सीमा में आपको पता है कि 7516 किलोमीटर भारत की कुल जलीय सीमा है, जिसमें आइलैंड भी शामिल है। अगर दोनों आइलैंड को मिला दिया जाए 136 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है लक्षद्वीप और 1962
किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है, अगर अंडमान निकोबार की द्वीपों की सीमा मिला दी जाए तो करीबन 2094 किलोमीटर हो जाती है आइलैंड कोस्ट, जिसे हम कह सकते हैं द्वीपीय सीमा। तो 7516 जो है टोटल भारत की जलीय सीमा है। और कल मैंने स्थलीय सीमा की बात आपके सामने की थी 15,200 किलोमीटर। अगर हम 15,200 किलोमीटर में 7,516 किलोमीटर जोड़ दें तो हमारा जो आंसर आता है वो 22,716 किलोमीटर आता है। तो 22,716 भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स जो आप जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर आप जो है ये पूरा डिटेल देख सकते हैं। वहां पर एक पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें सीमा रेखा की लंबाइयों के पक्ष जो है वो दिए हुए हैं। सभी सीमा रेखा की लंबाई जो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्लेड है वो भी वहीं से ली गई है। खैर, अब इसके बाद जो दूसरा पक्ष हमारे साथ आता है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के संदर्भ में ही, कि किस देश के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। अब ये जो राज्य हैं वो कई बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपसे पूछे जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि किस स्टेट की हाईएस्ट लगती है और किस स्टेट की लोवेस्ट लगती है, ये भी एक प्रश्न जो है हमारे सामने आ सकता है। यहां पर मैं आपको दूसरे मैप में ले चलता हूं। देखिए, ये जो है मैप सर्वे ऑफ इंडिया का ऑथेंटिक मैप है। ये न्यू रिलीज मैप है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर चूंकि अब संघ शासित प्रदेश के रूप में हैं तो इसलिए इन दोनों को अलग यहां पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ जो है इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन, हालांकि जो है कैसे बनेगा ये अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं आया है कहीं पर, लेकिन आ सकता है। मैं इस पर बात करूंगा किस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर सीमा रेखा की लंबाइयों के संदर्भ में अपन पहले ये देखें कि किन किन राज्यों की सीमाएं जो है वो किस स्टेट जो है देश के साथ में लगती है। हमारे जो स्टेट बॉर्डर कौन कौन सी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है। तो सबसे पहला नंबर हम ले लेते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। आपको पता है 3323 किलोमीटर पाकिस्तान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है। यहाँ पर अगर हम यूं चलें, क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहला जो स्टेट है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है वो है गुजरात। गुजरात के बाद नंबर 2 पर जो है वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद नंबर 3 पर आ जाता है, अब यहां देखिए, पंजाब के बाद आ जाता है 4 नंबर पर जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। और नंबर 5 पर यहां एक नया भाग जुड़ जाता है, लद्दाख, ठीक है। अगर हम पहले के विभाजन के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती थी 1222 किलोमीटर के आसपास, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को मिलाकर थी, इंक्लूडिंग लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ में। लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज हो गई, यहाँ पर 2 पार्ट हो गए। यहाँ पर एक यहाँ पर यूटी बन चुका है लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सीमा भी विभाजित हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे सामने जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का सवाल यदि पाकिस्तान के साथ आता है तो हम अपने ही स्टेट की बात करेंगे, दैट इज राजस्थान। राजस्थान की इस समय जो सीमा रेखा है वो इन सभी जो स्टेट हैं उनमें सबसे ज्यादा रहेगी। ओके, तो ये आपको पता है, बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अधीनस्थ सेवा की है अथवा जो है RPSC की है, उनमें ये सवाल लगातार पूछा जाता रहा है कि राजस्थान की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान 1070 किलोमीटर के साथ इस समय हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। फिर बात आ जाती है लोवेस्ट की। तो यहाँ पर इस सीमा रेखा की आधिकारिक लंबाई फिलहाल कहीं पर भी नहीं उपलब्ध है, और यहाँ पहले जो फैक्ट था वही रिमेन रहता है, दैट इज पंजाब जो है 425 किलोमीटर के साथ लोवेस्ट सीमा रेखा बनाता है पाकिस्तान के साथ। ओके, देन अगेन हम बढ़ते हैं अफगानिस्तान पे। ओके, अब अफगानिस्तान की जो सीमा है नंबर 2, अफगानिस्तान के साथ में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो डिस्प्यूटेड है, हालांकि
किस तरह से, क्योंकि इस तरफ एक पार्ट है जिसे अक्साई चीन बोलते हैं, आपको पता है। एक भाग जो है बड़े भाग का जो पार्ट है वो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में है। ओके, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हमारा जो है दावा बनता है, और हमारी सीधी सीमा जो है, जो हमारी सीमा है बेसिकली वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, और अफगानिस्तान के साथ हमारी कुल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। अब इस 106 में सीधा सवाल है कि पहले जम्मू कश्मीर जो है वो सर्वाधिक सीमा, न्यूनतम कोई एक ही बात है, तो एक ही स्टेट जो है लगता था, अभी यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख आ चुका है। तो इस समय अफगानिस्तान के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है वो किसके साथ लगती है? लद्दाख के साथ लगती है। ओके, तो लद्दाख जो है वो एक ही स्टेट है जो लद्दाख के साथ में इसमें सीमा रेखा लगेगी। इसके बाद हम फिर आगे के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट है अगला वो है चीन। अब जब अपन चीन की बात करते हैं तो चीन के साथ भारत की जो सीमा रेखा है वो भी काफ़ी लंबाई में साझा है। मैं इस पर बात करूंगा कि कितने कॉरिडोर में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरिया है, कब किस तरह का जो है सीमा निर्धारण हुआ, सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। फिलहाल हम लोवेस्ट हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीन के साथ जो भारत की सीमा है उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, तो अगर आप क्लॉकवाइज फिर से बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट होगा पहले नंबर पर लद्दाख। पूर्व में हम यहाँ जम्मू और कश्मीर लिखते थे, लेकिन अब इस समय हम क्या लिखेंगे? लद्दाख लिखेंगे। लद्दाख के बाद नंबर 2 पर जो है वो आता है हिमाचल प्रदेश। नंबर 3 पर जो आता है वो उत्तराखंड। नंबर 4 पर जो आता है वो इसके बाद में, जैसे क्योंकि इसके बाद नेपाल की सीमा चीन के और भारत के बीच में आ जाती है, ये बफर स्टेट के रूप में है, अंतस्थ राज्य जिसे कहते हैं। तो इस अंतस्थ राज्य के ठीक आगे की तरफ हमारा एक स्टेट बनता है जिसे हम कहते हैं सिक्किम। तो अगला जो पार्ट आ जाता है वो है सिक्किम, और सिक्किम के बाद में हम आगे यदि बढ़ें तो यहाँ पर जो है अगला जो स्टेट हमारे सामने चीन के साथ में सीमा रेखा बनाने वाला है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से चीन के साथ सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट जो सीमा है वो किस स्टेट की है? तो यहाँ पर फिर वही बात है, 1954 किलोमीटर के साथ लद्दाख जो है वो हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना के साथ साझा करता है। और उसके बाद अगर अपन लोवेस्ट पर बात करेंगे तो वो 220 किलोमीटर के आसपास सिक्किम जो है वो लोवेस्ट बॉर्डर जो है वो साझा करता है चीन के साथ में। तो हाईएस्ट लद्दाख रहेगा और लोवेस्ट जो है वो सिक्किम रहेगा। इसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चीन के बाद हमें जो मैप में आगे आपको कंट्री दिखाई दे रहा है दैट इज नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं? पहली बात तो क्रम क्या रहेगा नेपाल के साथ? तो पहला जो नेपाल के साथ स्टेट साझा करता है वो है उत्तराखंड। नंबर 2 उत्तर प्रदेश। नंबर 3 उसके बाद में बिहार, और बिहार के बाद में नंबर 4 वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा भी जो है वो इसके साथ में लगती है। और पश्चिम बंगाल के बाद जो सीमा है जिसके साथ में है वो है सिक्किम, नंबर 5 सिक्किम की सीमा। ठीक है, यहाँ जब हम बात करते हैं तो सर्वाधिक सीमा की अगर बात करें कि हाईएस्ट जो नेपाल के साथ बॉर्डर किसका बनता है, तो हाईएस्ट जो है वो किसके साथ बनता है? उत्तर प्रदेश के साथ। 651 किलोमीटर के साथ उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। और उसके बाद अगर अपन लोवेस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल 96 किलोमीटर के साथ लोवेस्ट बॉर्डर जो है वो इसके साथ में बनाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का इस पर इसका जो विवादित पार्ट है उस पर मैं फिर बात करूंगा। इसके बाद जो कंट्री है
वो है भूटान। ओके, तो भूटान जो है, भूटान के साथ हमारी सीमा साझा करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं? पहली बात तो स्टेट में सबसे पहला जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा और असम और अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो सीमा भूटान के साथ लगती है वो लगती है असम की 267 किलोमीटर के साथ, और न्यूनतम जो सीमा लगती है वो सिक्किम की लगती है 32 किलोमीटर मात्र जो है सीमा है। तो इस तरह से जो लोवेस्ट और हाईएस्ट सीमा रेखा भूटान के साथ है वो टोटल 599 किलोमीटर है, ये पहले ही बात कर चुका हूँ मैं। तो इसमें हाईएस्ट असम और लोवेस्ट सिक्किम जो है वो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ओके, इसके बाद जो अगला कंट्री है वो है म्यांमार। अब यहाँ पर जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन करता है कौन नहीं करता है, इस पर प्रश्न बन जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर जब आप जो ये भारत की स्थिति विस्तार या पॉलिटिकल मैप से कोई प्रश्न देखेंगे तो उन प्रश्नों में एक प्रश्न जो है नॉर्थ ईस्ट का जरूर रहता है जनरली, क्योंकि ये जो पार्ट है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दें तो ऐसी स्थिति में कई बार प्रश्न जो है वो गलत होने की आशंका इसके साथ में बनी रहती है। ठीक है, अब म्यांमार के साथ में जो हमारा सीमा विभाजन है वो किस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान में रखना है कि किन किन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है और म्यांमार के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसमें सर्वाधिक कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है। यहाँ ध्यान रखें कि पहला जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है नागालैंड। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मिजोरम, मणिपुर, और उसके बाद आ जाता है मिजोरम। ठीक है, तो ये तीन जो है पार्ट है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो चार क्रम हो गए उत्तर से दक्षिण। पहला अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर और नंबर 4 मिजोरम। ये चार जो है स्टेट आपने सामने हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये जो क्रम है वो कई बार साउथ से नॉर्थ और या नॉर्थ से साउथ पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। और इसमें जो सर्वाधिक सीमा है वो किसकी है? 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो हाईएस्ट सीमा है, और न्यूनतम जो सीमा है वो मणिपुर की वो 215 किलोमीटर है। इस तरह से लोवेस्ट और हाईएस्ट सीमा म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ चार राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो त्रिपुरा है वो इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि मिजोरम और त्रिपुरा दोनों का हमारे पास में समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश दोनों तरफ से कवर करता है। यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच ये सीमा है, तो म्यांमार इधर रह गया और ये बांग्लादेश रह गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ से त्रिपुरा वाला पार्ट पूरा अलग हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैप अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और यहाँ जो कन्फ्यूजन आपको होती है वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये म्यांमार के साथ सीमा की बात मैं कर रहा था। अब इसके बाद जो है हाईएस्ट सीमा जिस देश के साथ हमारी लगती है, और कई बार इससे संबंधित जो है प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से स्टेट की सीमा लगती है, कौन से की नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो किस किस राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में सबसे पहले हम इधर क्लॉकवाइज यूं स्टार्ट करें तो पहला स्टेट आ गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल 2215 किलोमीटर के साथ हाईएस्ट सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल की ही लगती है। ये ध्यान रखना है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ये यहां से सीमा साझा करता हुआ ये जो चिकन नेक जिसे हम बोलते हैं वहां तक ये सीमा बनाता है। तो इस तरह से बांग्लादेश के साथ हाईएस्ट सीमा किस स्टेट की लगती है? वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ बिहार की सीमा नहीं लगेगी। कारण क्या है कि ये जो कॉरिडोर आ रहा है ये कॉरिडोर वेस्ट बंगाल का है जो बिहार को बांग्लादेश से अलग कर देता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। आप मैप में एक बार ढंग से देखेंगे इस विषय को तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेट जो है वो असम है। असम के साथ बांग्लादेश की न्यूनतम सीमा लगती है। तीसरा स्टेट जो है वो मेघालय है। मेघालय के बाद चौथा स्टेट त्रिपुरा है और पांचवा स्टेट जो है वो मिजोरम है। तो इस तरह से 5 राज्यों की सीमाएं इसके साथ लगती है। तो यहाँ किसकी नहीं लगती? नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है। तो ये जो है सीमा रेखा के साथ में कौन कौन से स्टेट हैं उससे संबंधित कई सारे प्रश्न इसके ऊपर बनते हैं कि किन किन देशों की सीमा किसके साथ में लगती है। मैं प्रश्नों पर आ जाता हूं आपके सामने। कुछ प्रश्न आपके सामने मान लीजिए दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि तो यहां पर जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है। गलत पार्ट जो है उसको जो है वो हमें देखना है। प्रश्न पढ़ सकते हैं आप कि प्रश्न क्या लिखा है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। असम भूटान व बांग्लादेश से सीमा बनाता है। आप सोच सकते हैं बनाता है कि नहीं बनाता है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से सीमा बनाता है। मिजोरम म्यांमार बांग्लादेश से सीमा बनाता है। इस प्रकार का सवाल जो है वो आपके सामने आ सकता है। ठीक है, यहाँ तीनों ही कथन सही है। अगर देखेंगे असम भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाता है, बिल्कुल सही कथन है। वेस्ट बंगाल जो है वो भूटान और नेपाल से सीमा बनाता है, ये भी कथन सही है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान के साथ भी लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है। मिजोरम म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ये ऐसे जो है द्विजंक्शन है जिसे हम कह सकते हैं कि जो दो देशों के साथ में कहीं ना कहीं सीमा बनाते हैं। तो ऐसे में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से ट्राई जंक्शन है और कौन कौन से जो है द्विजंक्शन है जहां पर दो देशों की एक साथ सीमा बनती हो अथवा 3 देशों की एक साथ सीमा मिलती हो। ठीक है, ट्राई जंक्शन जस्ट लाइक जैसे अगर हम भूटान और चीन और भारत की सीमा का बिंदु देखें सिक्किम वाला, तो सिक्किम जो है वो अगर ऐसी पोजीशन के अंदर है जिसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ उत्तर की तरफ चाइना है, एक तरफ जो है भूटान है, तो 3 देशों से घिरा हुआ है सिक्किम। तो ऐसी स्थिति में सिक्किम का वह बॉर्डर जो भूटान के साथ में टच कर रहा है वो एक ट्राई जंक्शन हो जाएगा। इसे त्रिसंधि बोलते हैं। त्रिसंधि का मतलब 3 देशों की जहां सीमाएं मिलती है वो त्रिसंधि होती है। तो त्रिसंधियां कहाँ हैं आपको मैप में देखना चाहिए। आप जब भी ज्योग्राफी को पढ़ें तब एक मैप इंडिया का अपने पास रखें। जनरली जो है बहुत सारे एटलस जो है मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उसमें से कोई भी एटलस अच्छा एटलस ले सकते हैं। मैं जो है जनरली ये कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो है वो थोड़ा सा ठीक आता है, आप वो ले सकते हैं और ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के थ्रू आप जो है पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, बांग्लादेश सीमा नहीं बनाता। अब बांग्लादेश सीमा किसके साथ में नहीं बनाता है? ठीक है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। फिर मैंने अभी कहा था आपको कि यदि सीमा से संबंधित कोई सवाल ऐसा आता हो
जहां कोई स्टेट की सीमा बनाता है अथवा नहीं बनाता का सवाल यदि आता है तो जनरली नॉर्थ ईस्ट से आता है। ठीक है, यहां पर भी जो आपने नाम देख रहे हैं वो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के साथ में जुड़े। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश सीमा नहीं बनाता, मेघालय के साथ सीमा बनती है बांग्लादेश की, त्रिपुरा के साथ बनती है, मिजोरम के साथ बनती है, लेकिन मणिपुर के साथ में नहीं बनती। मैंने अभी दोहराया था कि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के, सिक्किम तो खैर अलग हो ही जाएगा, तो इन स्टेट की सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रश्न है वो है भूटान से सीमा नहीं लगती। ठीक है, तो भूटान से सीमा किसकी नहीं लगती? सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। यदि आप देखेंगे तो प्रश्न तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, भूटान के साथ सीमा नहीं लगती, किसकी नहीं लगती? तो ऐसे में आपको पता है कि मेघालय जो है उसको दोनों ओर से कौन से कॉरिडोर घेर लेते हैं, एक तरफ असम का कॉरिडोर, एक तरफ वेस्ट बंगाल का कॉरिडोर, इसलिए मेघालय की सीमा जो है किसके साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ नहीं लगती है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, म्यांमार से सर्वाधिक सीमा, फिर मैं वही आ जाता हूं कि मैंने अभी आपको कहा था कि हाईएस्ट और लोवेस्ट सीमा का आपने को ध्यान रखना है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किससे लोवेस्ट लगती है, किससे हाईएस्ट लगती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे सामने हैं वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो म्यांमार के साथ में सर्वाधिक लगती है, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम जो कुछ विषय है उस पर आ जाते हैं फिर से, कि यदि मैं बात करूं सीमा रेखा क्षेत्र में कुछ विवादित जो पार्ट हैं उन पर कौन कौन से भाग ऐसे हैं जो विवादित माने जाते रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपके सामने फिर इस पार्ट पे आ जाता हूँ कि किस किस जगह पर कौन कौन सी सीमाएं हैं और उन सीमा रेखाओं का निर्धारण कब हुआ, उसको क्या कहा जाता है आदि पर। तो सबसे पहले हमारी जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, फिर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, देश आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा रेखा जो विवाद या यूं समझ लीजिए निर्धारण है वो 1947 में हुआ। ठीक है, और 1947 में जब हमारा सीमा रेखा का निर्धारण हुआ तो उस समय जो मध्यस्थ थे वो थे सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ, तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने मध्यस्थता की और वो सीमा निर्धारण किया, इसलिए इस रेखा को रैडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैडक्लिफ रेखा। किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान और भारत। क्योंकि देखिए बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है वो कभी पूर्वी पाकिस्तान रहा था, और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों एक साथ सर्जित हुए, इसलिए जो सीमा निर्धारण हुआ वो एक ही साथ हुआ, इसलिए इस सीमा रेखा को भी क्या कहेंगे? रैडक्लिफ सीमा कहेंगे। लेकिन यहां पर कभी कभार एक प्रश्न पूछा जाता है जीरो लाइन का। ठीक है, तो जीरो लाइन जो है वो किसके बीच में है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन की बात कह रहे हैं। ठीक, सॉरी, हाँ, भारत और बांग्लादेश समझ लीजिए, लेकिन इसमें जो स्टेट है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा का कुछ ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें बॉर्डर डिटरमाइनेशन नहीं हुआ, उसको जीरो लाइन के नाम से, जीरो लाइन, नो लाइन मतलब, ठीक है, वो जाना जाता है। तो त्रिपुरा की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ में उसे जीरो लाइन, बाकी रैडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। निर्धारण का वर्ष एक ही है, वो है 1947, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण एक ही टाइम हुआ। अब यहाँ पर हम बात करें यदि कि सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया और जो है निर्धारण 1947 में हुआ, इसलिए सीमा रेखा को रैडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या कोई विवादित क्षेत्र है क्या? तो विवादित क्षेत्र बहुत सारे हैं। ठीक है, पूरा लंबे अरसे से हम जो है इस विवाद में बने हुए हैं। दो बड़े विवादित क्षेत्र जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं। जो जम्मू कश्मीर के विलय से ठीक पूर्व पाकिस्तान ने जो है भारत के कुछ, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर जो कब्जा कर लिया था, उस कब्जे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, या
पाक अधिकृत कश्मीर। अब ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको हम अभी वर्तमान में लद्दाख जिले में दर्शाते हैं, और जो है भारत के आधिकारिक मैप में भी पीओके जो है वो शामिल है। बहुत सारे जो मैप्स आते हैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसमें कई सारी विसंगतियां आपको मिल सकती है, लेकिन जो आधिकारिक सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ किसी भी प्रकार का विभाजन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो फिर भी हमने एक जो ये लाइन बनाई है, सिंपली ये लाइन ये तय करती है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र है, और भारत जो है भारत के जम्मू कश्मीर के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिलहाल इनके बीच में क्योंकि ये जो नियंत्रण रेखा है, बॉर्डर तो ये है, तो ऐसे में इसको हम नियंत्रण रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर हम इसे नहीं मानते हैं, बॉर्डर ये है। ठीक है, एग्जैक्ट बॉर्डर ये है, लेकिन यहाँ पर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल बना रखा है। यहाँ पर कुछ और जो है विवादित क्षेत्र रहे हैं, जैसे सियाचिन पहले जो है काफ़ी विवादित रहा, सियाचिन को भी अभी पूर्णतया सियाचिन जो है वो भारत के नियंत्रण में है। एक पार्ट पाक अधिकृत कश्मीर का गिलगित बाल्टिस्तान का है, जो यहाँ पर है, इस कॉरिडोर में है। अगर मैं जो है बात करूं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है तो पाक अधिकृत कश्मीर का भाग, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने एक सीमा समझौते में चीन को दे दिया है। तो ये एक और विवादित क्षेत्र है, जो है तो पाक अधिकृत कश्मीर का भाग और भारत का भाग है, लेकिन पाकिस्तान ने एक जो है अपनी मर्जी से इसको चीन को सौंप दिया है। ठीक है, अब जो है दूसरा जो विवादित क्षेत्र है वो है सर क्रीक वाला। सर क्रीक यहाँ है, दलदलीय क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में, गुजरात बॉर्डर पे पास में। अब ये जो सर क्रीक वाला हिस्सा है, इस सर क्रीक पे एस्चुरी है, यानी ज्वार नदमुख है। ये पाकिस्तान ये दावा करता है कि इस ज्वार नदमुख का ज्वार नदमुख बोलते हैं एस्चुरी को, अंग्रेजी में एस्चुरी बोलते हैं। क्या होता है उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जो एस्चुरी है या ज्वार नदमुख है, इसकी पूर्वी जो सीमा है उसको पाकिस्तान आधिकारिक सीमा मानता है। ठीक है, और अपना दावा करता है, लेकिन ये क्षेत्र पूर्णतया भारत का है, लेकिन दोनों क्षेत्र में जो है एक तरह का दो देशों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, ये आप और हम जानते हैं। इसके बाद हम दूसरा जो सीमा पक्ष है उस पर आ जाते हैं। काफ़ी जो है इस समय चर्चित है, आपको पता है, और वो है चीन। चीन के साथ भारत की काफ़ी लंबी सीमा है, और इस सीमा रेखा को हम कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि जो हमारा जो चीन के साथ सीमा रेखा का जो भाग है, यदि आप जो है मैप को देखें तो हम चीन के साथ जो सीमा हमारी है, वैसे तो ये पहले बता देता हूँ कि चीन के साथ हमारा जो सीमा रेखा का पक्ष है वो 1914 में हुए एक सम्मेलन के तहत है। यानी 1914 में एक त्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ। त्रिस्तरीय सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 देशों ने भाग लिया, और वो 3 देश थे चीन, भारत और तिब्बत। और इस त्रिस्तरीय सम्मेलन में मध्यस्थता करने वाले सर हेनरी मैकमोहन। इसलिए भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। 1914 में हुए इस शिमला समझौते को चीन हमेशा से इग्नोर करता रहा है, और चीन ने अपनी मर्जी से कई प्रकार के दावे जो है भारत के क्षेत्र पर किए हैं। तो ऐसे में एक क्षेत्र जो है वो ये है, अब इस सीमा क्षेत्र को अगर अपन बांट लें तो हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। जो चीन के साथ में हमारी सीमा लगती है
उसके 3 पार्ट हो सकते हैं। एक पार्ट जो है वो ये है, ठीक है, ये सीमा जो है एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है ये, और जो तीसरा पार्ट है वो ये है। ठीक है, तो यहां हमने सीमा को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग उत्तरी सीमा, दूसरी भाग मध्य सीमा, तीसरी भाग पूर्वी सीमा। यानी चीन के साथ लगने वाली सीमा को अगर हम 3 भागों में विभाजित करें, उत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी सीमा, तो उत्तरी सीमा जो है वो किसके साथ लगती है? तो आप देख पा रहे होंगे कि संपूर्ण जो लद्दाख है वो सीमा, लद्दाख के साथ चीन की सीमा जो लगती है उसे उत्तरी सीमा कहते हैं। ओके, इसके बाद जो दूसरी सीमा है मध्य सीमा है, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड स्टेट आते हैं। तीसरी पूर्वी सीमा है, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का भाग आता है। यहाँ चीन और भारत के बीच में मध्यवर्ती भाग में किसी भी प्रकार का सीमा विवाद फिलहाल नहीं है, ठीक है। और जो उत्तरी सीमा है उस पर विवाद बहुत लंबे समय से बना हुआ है। ब्रिटिश काल में कुछ ऐसे समझौते हुए, कुछ ऐसी संधियां हुई, किस प्रकार के मैटर रहे होंगे, तब से लेकर भारत की आज़ादी के बाद से लेकर इस क्षेत्र पर जो है लगातार चीन जो है वो अपना दावा करता रहा है। चीन का एक भाग है सिनजियांग, तो सिनजियांग प्रांत से लगती है उत्तरी सीमा भारत की, ठीक है, लद्दाख के साथ लगने वाली। सिनजियांग प्रांत के साथ में यहाँ पर एक जो लद्दाख का पार्ट है जिसे हम कहते हैं अक्साई चीन, हालांकि ये भी एक तरह से अधिकृत भाग है, भारत का एक अधिकृत भाग है। भारत का क्षेत्र है जिस पर चीन ने अपना एक बलपूर्वक अधिकार किया है। तो ये जो क्षेत्र है इसका नाम है अक्साई चीन, ठीक है। तो अक्साई चीन पर चीन जो है हमेशा से अपना दावा करता रहा। फिलहाल अक्साई चीन जो है चीन के कब्जे में है, और इस दावे के पीछे जो है पहले की कुछ संधियां हैं ब्रिटिश काल में जो हुई थी। हालांकि इसमें 2 प्रकार की सीमा रेखा उस टाइम जो है वो रखी गई थी। एक जॉनसन लाइन थी, दूसरी मैकडोनल्ड लाइन थी। इस बात का ध्यान रखेंगे, जॉनसन लाइन और दूसरी थी मैकडोनल्ड लाइन। तो जॉनसन जो लाइन है वो ऐसा मानती है कि जो अक्साई चीन है वो भारत का क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत जो है वो इसी हिसाब से इस पूरे क्षेत्र को अपना मानता है और है भी, लेकिन चीन जो है वो मैकडोनल्ड लाइन के आधार पर मानता है। 1914 में जो त्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में भी अक्साई चीन को भारत का हिस्सा माना गया। तीसरा जो पार्ट है पूर्वी सीमा का, पूर्वी सीमा में अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को भारत, चीन जो है वो अपने नक्शे में कई बार दिखाता है और कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी क्षेत्र जो है भारत और चीन के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, या यूं कह दीजिए कि चीन बार बार ऐसे विवाद खड़े करता है। इसका कारण चीन का अपना एक मोनोपोली है, कई प्रकार की आप जो है वैश्विक राजनीति में समझ सकते हैं कि क्यों करता है ऐसा। खैर, तो यहाँ हम चीन और जो है इसकी बात कर रहे थे, भारत के मध्य सीमा विवाद की बात कर रहे थे। मैं फिर दोहरा देता हूँ, उत्तरी सीमा, मध्यवर्ती सीमा और पूर्वी सीमा। उत्तरी सीमा में सिनजियांग जो प्रांत है चीन का वो लद्दाख के साथ लगता है, और एक अक्साई चीन ऐसा क्षेत्र है जिस पर वो मानता है कि ये सिनजियांग प्रांत का ही भाग रहा है, इसलिए वो हमेशा से दावा करता रहा है और इस पे ऊपर अपना कब्जा जमा चुका है। और ये जो इसने किया है, इसके पीछे ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो लाइन घोषित हुई थी वो जॉनसन और मैकडोनल्ड लाइन थी। तो जॉनसन लाइन के तहत भारत जो है वो मानता है। 1914 के सम्मेलन में भी इसे भारत का जो है हिस्सा माना गया। तो दोनों ही सम्मेलनों में अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, फिलहाल जो है ये चीन के कब्जे में। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के साथ में कुछ विवाद है, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है सीमा रेखा के संदर्भ में यदि अपन बात करें तो दूसरा पार्ट आ जाता है नेपाल। अब नेपाल के साथ में भारत की काफ़ी बड़ी सीमा है, 1751 किलोमीटर जो है सीमा रेखा की लंबाई है।
यहाँ जो है सीमा रेखा का को लेकर अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा रही, मैं उस पर बात कर देता हूँ कि भारत नेपाल का जो पूर्वी भाग है, या यूं कह दीजिए उत्तराखंड का पश्चिमी भाग, उत्तराखंड का पूर्वी और नेपाल का पश्चिमी भाग, यहाँ पर उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक जिला है और पिथौरागढ़ में एक नदी है जिसे कालापानी रिवर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इस पिथौरागढ़ में आता है कालापानी क्षेत्र, और ये कालापानी क्षेत्र जो है वो मानसरोवर जाने का रास्ता है। ओके, अभी हाल ही में जो विवाद हुआ है उस विवाद में यही शामिल है कि कालापानी क्षेत्र को नेपाल ने अपने आधिकारिक नक्शे में दिखाया है। ठीक है, हम यहाँ पर जो काली रिवर है नेपाल के और भारत के बीच में, तो उस रिवर को जनरली जो है सीमा रेखा माना जाता रहा है, यानी कालापानी क्षेत्र में सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी नदी रही है? काली नदी। तो काली नदी का जो पार्ट है उसी को सीमा रेखा के रूप में माना जाता रहा है शुरू से, लेकिन इस समय इसने कालापानी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दर्शाया है और एक नया नक्शा हाल ही में नेपाल ने जारी किया, आपको जानकारी होगी। तो ये जो विवाद है वो फिलहाल बना हुआ है, इस पर भारत सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। दूसरा जो विवाद है वो गंडक नदी है, यहाँ पर नेपाल से निकलती है। हालांकि गंडक नदी भारत में कहा जाता है इसे, इसका नाम है नारायणी नदी, और नारायणी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है काले पत्थर निकलते हैं, और काले पत्थर इस नदी में पेबल के रूप में मिलते हैं, जिनको पूरे भारत भर में जो है आप जो है भगवान के रूप में भगवान नारायण के रूप में, शालिग्राम भगवान के रूप में इनकी पूजा की जाती है, इसलिए इसे नारायणी नदी कहा जाता है। खैर, नारायणी नदी की एक सहायक नदी है जिसे सुस्ता नदी कहा जाता है। तो सुस्ता नदी का क्षेत्र जो है वो भारत और नेपाल के बीच में विवादित क्षेत्र है। ठीक है, हालांकि इसका कारण ये रहा है कि ये नदी लगातार अपना मार्ग बदलती रही है, इस वजह से ये विवाद का कारण बना है, बाकी अन्य कोई विवाद नहीं है। ठीक है, तो ये दो विवाद जो है नेपाल और भारत के बीच में हैं। उसके बाद जो है हम तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं, उस तरफ म्यांमार की तरफ आ जाते हैं। म्यांमार और भारत के बीच में किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं है। ठीक है, और हम अगर बात करें बांग्लादेश की, तो भूटान की, तो भूटान के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हमारे बीच में नहीं है सीमा रेखा से संबंधित। और रही बात म्यांमार की, उसमें नहीं है। रहा बांग्लादेश के साथ में कुछ सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद थे। कुछ क्षेत्र जो थे वो अंत्य क्षेत्र थे, कुछ क्षेत्र जो थे बहिर क्षेत्र थे, यानी ऐसे क्षेत्र जो या तो भारत के थे और बांग्लादेश की सीमा के अंदर थे, या बांग्लादेश के थे और वो भारत की सीमा के अंतर्गत थे, इसलिए प्रशासनिक कई प्रकार की दुविधाएं थी। तो इस सीमा विवाद को जून 2015 में सुलझा लिया गया है। ठीक है, जून 2015 में जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को लेकर एक संविधान में संशोधन किया गया था, 100वां संशोधन कहा जाता है। 119वां बिल जो है इसमें पारित किया गया था, और उस समय भारत और बांग्लादेश के मध्य के जितने भी सीमा विवाद थे उनको सुलझा लिया गया है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रह गई। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जलीय सीमा में कुछ मात्रा में, हालांकि कोई विवाद इस समय नहीं है भारत और श्रीलंका के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जलीय सीमा बनती है पाक जल संधि। पाक जल संधि या पाक वाटर स्टेट, ये ध्यान में रखना है कि पाक जल संधि का नामकरण क्यों है, पाक क्यों कहा जाता है इसको, ये पाकिस्तान के कारण नहीं है या कोई पवित्रता के कारण नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट पार्क, ठीक है, उनके नाम पर इसको
इस जल संधि का नाम पाक जल संधि है, ठीक है, रॉबर्ट पाक के नाम पे। तो पाक जल संधि जो है वो सीमा बनाती है 30 किलोमीटर स्क्वायर का एक उथला जल क्षेत्र है, शैलो वाटर एरिया है, ठीक है। इस शैलो वाटर एरिया को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है और ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर के नाम से IMB के नाम से जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जो समुद्रों में या जलीय क्षेत्रों में जो संधि होती है, जो सीमा का निर्धारण होता है, उसके तहत जो है पाक जल संधि को हमने पाकिस्तान और भारत और श्रीलंका ने सीमा रेखा माना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना है, ठीक है। यहाँ पर एक कच्छातीव द्वीप का एक विवाद था, ये विवाद कभी रहा, लेकिन अभी वर्तमान में ये कच्छातीव द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया गया है, तो ऐसे में ये विवाद भी अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। भारत बांग्लादेश के बीच में भी न्यू मूर द्वीप को लेकर एक विवाद रहा, वो भी अब समाप्त हो चुका है। इस प्रकार यहाँ पर किसी भी प्रकार का सीमा रेखा संबंधी कोई विवाद नहीं बचता है, ठीक है। तो ये साथियों थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लंबाई, किस देश के साथ कितनी लगती है और कौन कौन से विवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ में लगे हुए हैं। फिलहाल मैं जो बात करने जा रहा था कि जो चीन सीमा के साथ में हमारा जो अभी प्रॉब्लम है, वेस्टर्न सेक्टर, ये ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर जो है लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी है, ये सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक नदी। तो श्योक नदी के क्षेत्र में एक गलवान घाटी पड़ती है। उस गलवान घाटी में हाल ही में भारत और चीन के बीच में काफ़ी बड़ा विवाद का कारण बना है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो है बेसिकली इस विषय पर जो है बहुत अधिक और आधिकारिक बात अभी कही नहीं जा सकती। खैर, इसके बाद हम जो है बढ़ते हैं सीमा रेखा के बाद हमारा जो एक पार्ट बच जाता है वो बच जाता है आइलैंड्स का, ठीक है। तो भारत के द्वीप कितने हैं, किस जगह पर है, उनकी क्या क्या विशेषताएं, इसको लेकर कुछ सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि भारत में सागरीय द्वीपों की अगर अपन बात करें तो अरब सागर जो है उसमें 36 द्वीप हैं। ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ड्यूरिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू NCERT है। बंगाल की खाड़ी में जो है 572 द्वीप हैं, ठीक है। कुछ वासित द्वीप हैं, कुछ अवासित द्वीप हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 36 में से 11 ऐसे द्वीप हैं जिन पर लोग निवास करते हैं, यानी वासित द्वीप हैं। इन 11 द्वीपों को कैसे विभाजित किया गया मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की अगर अपन बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है अंडमान एवं निकोबार। यहाँ से कई बार कुछ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आप देखिए किस किस तरह के प्रश्न होंगे। पहली बात कि जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप है उसमें निकोबार और अंडमान को समझ लीजिए। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट है अंडमान, ये सारे अंडमान द्वीप कहलाते हैं। 10 डिग्री चैनल एक चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। ये सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, तो उत्तर क्या रहेगा 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। अब बात आती है कि अंडमान द्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं, निकोबार द्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं। और एक महत्वपूर्ण जो सवाल कई बार पूछा जाता है वो ये कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार इनकी स्थिति पूछ ली जाती है। इस विषय को आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पहली बात अंडमान और निकोबार की यदि अपन बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप में देखिए ये जो अंडमान द्वीप है, अंडमान द्वीप में सबसे ऊपर की तरफ जो आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कोको द्वीप है और कोको द्वीप म्यांमार के अंतर्गत आता है। इस तरफ आपको दिखाई देगा, काफी दूर दिखाई देगा। खैर, कोको द्वीप के बीच में जो ये वाटर स्ट्रेट है उसे कोको जल संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। खैर, ये म्यांमार का द्वीप है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो अंडमान आइलैंड ग्रुप्स है उसमें जो अंडमान द्वीप है ये अंडमान है, ठीक है। अंडमान में 3 ग्रुप आपके सामने, मैं यहाँ पर जो है 3 गोले आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है।
तीन जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है। ठीक है, इनको कहा जाता है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। ओके, इसके बाद में जो एक पास है, ये पास है, यानी दक्षिणी अंडमान के बाद में एक पास माना जाता है जिसे कहते हैं डंकन पास, यानी गैप। इसको डंकन पास के नाम से जाना जाता है। डंकन पास के बाद में लिटिल अंडमान है। तो एक तो क्रम ध्यान में, हालांकि उत्तरी, मध्य, दक्षिण का तो कोई क्रम का विषय नहीं बचता, लेकिन बचा क्या, नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड लिटिल। तो नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड लिटिल अंडमान। अब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास स्थित है, डंकन पास स्थित है। ओके, अब फिर दो पक्ष और, क्योंकि आपको पता है कि भारत में दो ज्वालामुखियों का जो है नाम कई जगह आता है, एक बैरन और दूसरा नारकोंडम। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे होंगे मिडिल अंडमान के पास में बैरन नामक ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है, बैरन। कौन से अंडमान के पास में है, मिडिल के पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो मिडिल के पास बैरन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और नॉर्थ अंडमान के पास में यहां पर आप देखेंगे तो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। तो यहाँ भारत में दो ही ज्वालामुखियों का आपको कहीं मेंशन, वर्णन मिलेगा, एक बैरन, दूसरा नारकोंडम। तो बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है मिडिल अंडमान के पास में, और नारकोंडम नॉर्थ अंडमान के पास में और सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है। ओके, तो यहां तक आपको पता चल गया। उत्तरी, मध्य, दक्षिण, लिटिल अंडमान, ये चार बड़े ग्रुप आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, एक सवाल और कि अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाता है तो उसका उत्तर आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आती है। ओके, तो दक्षिणी अंडमान में कौन से क्या है, पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल है इसका। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं और यहाँ पर स्थित चोटियों की। तो देखिए नॉर्थ अंडमान जो है, उत्तरी जो अंडमान है, उत्तरी अंडमान में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल। ध्यान रखना है, सैडल पीक के नाम से कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन मिडिल अंडमान की बात करें तो यहाँ पर जो चोटी है उसका नाम है डियो वैली, और डियो वैली चोटी की ऊंचाई जो है वो है 515 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगर हम साउथ अंडमान की बात करें तो साउथ अंडमान में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कोयोब। ठीक है, और कोयोब की जो ऊंचाई है वो 460 मीटर है। ओके, तो यहाँ पर 738 सैडल, कहाँ पर, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान में डियो वैली 515 और दक्षिणी अंडमान में कोयोब यानी 460 मीटर ऊंचाई की चोटी स्थित है। उसके बाद डंकन पास, डंकन पास के बाद में लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बाद में 10 डिग्री चैनल जो अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से अलग करता है। अब निकोबार ग्रुप में ध्यान रखेंगे ये जो 10 डिग्री चैनल, अभी मान लीजिए ऐसा पूछा कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो हमारे सामने बहुत बढ़िया विकल्प है कि अंडमान और निकोबार को। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि छोटे ये नाम दे दिए जाए, तो यहां ध्यान रखना है ये जो है सबसे साउथ लिटिल अंडमान, लेकिन जो नॉर्थ में सबसे ऊपर जो है वो है कार निकोबार। तो अगर इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ध्यान में रखेंगे। और अगर मेजर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। क्लियर? तो कार निकोबार पहला द्वीप है, उसके बाद में छोटे और द्वीप हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहां आपको दो बड़े पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां देखिए कार निकोबार तो हो गया ये, ठीक है। कार निकोबार के बाद में ये जो भाग दिखाई दे रहा है वो है लिटिल निकोबार। जिस तरह से लिटिल अंडमान है सबसे दक्षिण में, उसी तरह से इनके बीच में है लिटिल निकोबार। ओके, और ये जो है लास्ट, इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। ओके, तो ग्रेट निकोबार का सबसे
साउथ मोस्ट जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कल हम बात कर चुके थे इसकी, ठीक है। अगर सवाल आ जाए कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, और सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को और क्या कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पार्सन पॉइंट। और एक नाम मिलता है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो तीन नाम अपने सामने हैं जो भारत के दक्षिणतम बिंदु या सुदूर दक्षिणी बिंदु कहेंगे। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है, तो हम ये कहेंगे कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। हालांकि इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट को बहुत क्षति हुई, कब हुई, जब 2004 में सुनामी आई थी। तो सुनामी के टाइम यहाँ पर जो है ये वॉश आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी पॉइंट बना है, हम इसको याद रखेंगे। यहाँ ये सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो यहाँ ध्यान रखना है माउंट थुइलर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो माउंट थ्यूलर की जो ऊंचाई है वो होगी 642 मीटर। मैंने आपको यहाँ पर 4 चोटियों के नाम लिखा है, सैडल, डियो वैली, कोयोब और माउंट थ्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पर सैडल जो पीक है उसकी ऊंचाई 738, डियो वैली की 515, कोयोब की 460 और थ्यूलर की 642। यानी सवाल यदि ये बन जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उत्तर क्या होगा, सैडल होगा। सैडल कहाँ स्थित है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तरी अंडमान होगा। क्लियर। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी बन जाए, पूछा जाए, तो माउंट थ्यूलर 642 मीटर कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। अब आप अगर इनको दोनों को अलग कर दें, तो अगर ये पूछा जाए कि जो है अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो सैडल, निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट थ्यूलर, ठीक है। तो ये कुछ क्रम है। तो यहाँ 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगर उसको माइक्रो लेवल पर देखा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और फिर एक प्रश्न, डंकन पास किसको अलग करता है, तो डंकन पास जो है वो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करता है। अगर सवाल कोको स्ट्रेट का पूछा जाए, तो कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान को अलग करने वाली स्टेट का नाम क्या है, कोको स्टेट है। खैर, दूसरे पार्ट पे पहुंच जाते हैं। यहां पर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। यहां लक्षद्वीप को अगर हम डिवाइड करें तो 3 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया जाए। यहाँ सबसे बड़ा जो पार्ट है वो मिनिकॉय है, सबसे बड़ा पार्ट है। इसके बाद में हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, मिनिकॉय नंबर 1, लक्काद्वीप नंबर 2 और चैतलाट नंबर 3। ये 3 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। चैतलाट जो है उसमें बित्रा, लिख देता हूं मैं, बित्रा, चैतलाट, कटमट और किल्स। तो बित्रा, चैतलाट, कटमट और किल्स ये चैतलाट ग्रुप में आते हैं। फिर दूसरा जो ग्रुप है लक्काद्वीप है, इसमें फिर ये कवारती, आपके अमीन द्वीप, अंड्रोथ, अगती, ये सभी, अगती इसमें आता है, अंड्रोथ इसमें आता है और अमीन द्वीप इसमें आता है, ठीक है। लक्काद्वीप ग्रुप के अंतर्गत आता है। और जो बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा पार्ट है वो मिनिकॉय है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है प्रकाश स्तंभ स्थित है, मौसम विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है, अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि मिनिकॉय और लक्काद्वीप इनको अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो ध्यान रखना है 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और लक्काद्वीप को अलग करता है।
अब अगर हम मिनिकॉय से ठीक नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक आइलैंड दिखाई देगा, नाम है देश का मालदीव। ठीक है, तो मालदीव की अगर बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाली जो रेखा है वो 6 डिग्री है। ठीक है, तो 6 डिग्री पार्ट मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, 8 डिग्री पार्ट मिनिकॉय और लक्कादीव को अलग करता है। मैं फिर बता देता हूं कि लक्कादीव, चेतलाट और मिनिकॉय 3 बड़े आइलैंड ग्रुप हैं, ये ध्यान में रखने वाला विषय है। तो यहाँ आपका भारत का स्थिति और विस्तार से संबंधित जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अगला जो हमारा विषय रहेगा वो भारत के भौतिक प्रदेश रहेंगे, कि भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो है उनकी विशेषताएं क्या क्या है, कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा जो होगी वो अगले टॉपिक में होगी। आप सभी का धन्यवाद।